बड़ी खबर इस वक्त की कोलकाता में 5 मंजिला इमारत ढही है। कोलकाता से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत गिरी है। दक्षिण कोलकाता के मोटिया बुर्ज में यह हादसा हुआ है। दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। हादसे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये सामने आ रही है कि निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत गिर गई है और यह भी जानकारी है कि 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कोलकाता में ये दुर्घटना हुई है जहां पर यह इमारत ढही है और निर्माणाधीन इमारत थी ये भी बताया जा रहा है। दक्षिण कोलकाता के मोटिया बुर्ज में यह हादसा हुआ है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। हाँ भैया। कोलकाता के मोटिया बुर्ज इलाके में एक निर्माणाधीन 5 मंजिला इमारत ढहने से हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक इमारत के मलबे में कई लोग दबने से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर कोलकाता पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। मलबे के नीचे से 10 लोगों को बचाकर पास के अस्पताल भेजा गया। हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने इलाके में अवैध निर्माण का आरोप लगाया और कहा कि ये सारा अवैध निर्माण प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी घमासान। जी हां, ईडी के सामने आज केजरीवाल की पेशी संभव है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मामले में केजरीवाल को समन मिला है। आम आदमी पार्टी ने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नए समन भेजे हैं, जिनमें एक समन दिल्ली आबकारी नीति मामले में भेजा गया है और दूसरा समन दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत केस से संबंधित है। दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को 18 मार्च यानी आज पेश होने को कहा गया है, जबकि आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को पेश होने के लिए समन भेजा गया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि केंद्र सरकार विरोधियों को फंसाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये कहना जो है ठीक नहीं है कि ईडी अपनी डेस्परेशन शो कर रही है। दरअसल ईडी अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन शो कर रही है। आप सबने देखा कि एक के बाद एक ईडी ने सम्मन भेजा अरविंद केजरीवाल जी को पेशी के लिए। हर सम्मन का तर्कसंगत जवाब देते हुए जो सवाल पूछे गए उनसे, उन सवालों को ईडी ने इग्नोर किया। आज आम आदमी पार्टी के 2 और नेताओं के मामलों की भी कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसमें मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से सुनवाई टाल दी थी और उनकी न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी थी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट में ईडी की दलील का विरोध करते हुए सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसियां आयकर मामले को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बदलने की कोशिश कर रही हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार 21 मार्च तक दिल्ली में रहेंगे, जहां एनडीए के सीट बंटवारे पर बीजेपी नेतृत्व से उनकी मीटिंग होगी। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है, लेकिन उसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इसी मकसद से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। नीतीश इस बीच बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर फाइनल मोहर लग जाएगी। सूत्रों के मुताबिक फाइनल बातचीत होने के बाद एनडीए गठबंधन में सीटों का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। नीतीश कुमार 21 मार्च तक दिल्ली में ही रहेंगे। वहीं एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने जल्दी सीटों के ऐलान की बात कही है। नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके 1-2 दिन के अंदर सीट शेयरिंग की बात कर देते हैं। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है। आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार जीतन राम मांझी के बयानों के आधार पर कहा जा सकता है कि एनडीए की बिहार में सीटों को लेकर घोषणा अगले 24 से 48 घंटों के अंदर हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बिहार की 40 सीटों में से जेडीयू 16 और बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी।
और वहीं बिहार की बात की जाए तो बिहार में इंडिया अलायंस के घटक दलों के बीच आज सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है और इसको लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात तेजस्वी यादव से भी होने वाली है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल मुंबई में राहुल की न्याय यात्रा के समापन रैली में शामिल होने के बाद आज दिल्ली में होंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। ये बैठक दोपहर 2 बजे संभावित है। सीट बंटवारे पर होने वाली बैठक में आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय यादव और मनोज झा भी शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह के अलावा लेफ्ट के नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी के 28 उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 9 और लेफ्ट पार्टियों को 3 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस 11 सीटों पर अड़ी है। अब देखना होगा कि आरजेडी अपने दोनों सहयोगियों को कितनी सीट देती है। और बीजेपी आज दिल्ली में कई राज्यों के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक करने वाली है। इसमें यूपी और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। कोर ग्रुप की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़े नेता शामिल होंगे, जो राज्य की बची हुई 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे। शाह और नड्डा ऐसी ही बैठक पश्चिम बंगाल और अन्य कई राज्यों के नेताओं के साथ भी करने वाले हैं और प्रत्याशी के नाम पर चर्चा करेंगे। बीजेपी अभी तक अपने प्रत्याशियों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 267 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। बघेल ने एफआईआर को लेकर आरोप लगाया कि बीजेपी और सट्टा ऐप चलाने वालों के बीच साठगांठ है। छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने ईडी की ओर से सौंपी रिपोर्ट के आधार पर कथित महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले में भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बघेल ने कहा कि एफआईआर में उनके नाम का जिक्र 6ठे स्थान पर आरोपी के रूप में किया गया है। एफआईआर की डिटेल में जिसमें ऐप के प्रमोटर के नामों का उल्लेख किया गया है, उसमें मेरा नाम नहीं है। ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उन्हें जानबूझकर दबाव में फंसाया है। ये बदले की भावना से किया गया है। नहीं, जो कार्रवाई करना करे। तो सवाल इस बात का है, जब आपके जो एफआईआर हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें नेतागण, अधिकारीगण, जब एफआईआर में मेरा नाम है तो अधिकारीगण का भी नाम आना चाहिए था। और जब इसमें अधिकारियों के भी नाम नहीं डाले हैं सूची में, तो मेरा भी नाम नहीं होना था। इसका स्पष्ट अर्थ है कि केवल मुझे टारगेट करके मुझे बदनाम करने के लिए इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव आयोग केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है। कपिल सिब्बल ने और क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव कराना इस बात का सबूत है कि निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार का एक ही अंग है। वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं और भाजपा को बता रहे हैं कि भैया देखिए, जो आप चाहोगे वैसा ही होगा और 7 फेजेस में होगा, ताकि आपको आपके जो भी आपके फौज है, सेना है, आपके प्रचारकों की सेना है, वो हर फेज में वहाँ तैनात रहे और मुकाबला करे और समझ लेगा। हर फेज में चुनाव आयोग की लॉयल्टी साफ दिखाई देती है। कपिल सिब्बल ने हाल ही में 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2 चुनाव आयुक्तों को इस तथ्य के बावजूद नियुक्त किया गया कि संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि सीजीआई को भी समिति का सदस्य होना चाहिए। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार को मुंबई में हुआ। इस मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसे।
रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है, लेकिन उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मुंबई की रैली में राहुल ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। और मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता दिखाने की कोशिश की। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला किया। इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए पीएम मोदी की गारंटी पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन मोदी जी की गारंटी सिर्फ चंद अमीर लोगों के लिए है। जो अमीर रोज अमीर बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप जल्दी नहीं मिल रहा है, इधर किसका भी ध्यान नहीं है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी फिर से सत्ता में आकर संविधान को बदलना चाहती है। कि बार बार चंद लोग ये कहते हैं कि भाई हमको 400 दो इस बार। हमारे पास कर्नाटक का एक एमपी, उसने कहा कि हमको 2/3 मेजॉरिटी होना। क्यों होना भाई? इसीलिए होना देश के संविधान को बदलना है। और देखिए, लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया, जहां पर इंडिया अलायंस के कई बड़े चेहरे नजर आए। इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी, प्रियंका और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन समेत गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। रैली में विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार और बीजेपी के अलावा खासतौर पर ईवीएम पर निशाना साधा। ये मशीन जो है ये चोर है। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें ये मशीन खत्म हो जाएगी। इंडिया गठबंधन की रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर हमला बोला। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है। कितना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं। इंडिया गठबंधन की रैली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव नहीं शामिल हुए। उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखकर रैली के लिए शुभकामनाएं दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। दक्षिण में क्या है पीएम मोदी का मिशन, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का इस बार दक्षिण की सीटों पर खास फोकस है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुके। पीएम मोदी आज सबसे पहले तेलंगाना पहुंचेंगे।
पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के जगत्याल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचेंगे। यहाँ पीएम बीएस येदियुरप्पा के गढ़ में सभा करेंगे। येदियुरप्पा के बड़े बेटे बीवाई राघवेंद्र शिवमोगा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। कर्नाटक के शिवमोगा में पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने दावा किया है कि फ्रीडम पार्क में होने वाली जनसभा में 2.5 लाख लोग जुटेंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में बीजेपी के चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ कलबुर्गी में जनसभा कर की थी। तेलंगाना और कर्नाटक के दौरे के बाद पीएम तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचेंगे। तमिलनाडु में शाम 5:45 पर पीएम मोदी कोयम्बटूर शहर में 3.5 किलोमीटर तक एक रोड शो करेंगे। रात में कोयम्बटूर सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। बीजेपी का लक्ष्य 2019 के अपने प्रदर्शन को 2024 में भी दोहराने का है। पार्टी ने 2019 में 28 में से 25 सीटें जीती थी। कल पीएम मोदी केरल का दौरा करेंगे। केरल में पीएम कल सुबह 10:30 बजे पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। इसके साथ पीएम कल तमिलनाडु भी पहुंचेंगे, जहां सालेम में भी वो रैली करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने कोयम्बटूर पुलिस को 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शहर में यात्रा के दौरान 4 किलोमीटर लंबे रोड शो की अनुमति देने का निर्देश दिया। अदालत ने ऐसे रोड शो पर कुछ शर्तें भी लगाई। पीएम मोदी ने कल आंध्र प्रदेश के पालनाडु में एनडीए की पहली संयुक्त रैली को संबोधित किया। राज्य में बीजेपी का टीडीपी और जनसेना पार्टी के साथ गठबंधन है। पीएम ने अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ आने से बीजेपी 25 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में काफी मजबूत स्थिति में आ गई है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। कर्नाटक आंध्र में गठबंधन के बाद बीजेपी की दक्षिण के इस राज्य से काफी उम्मीदें हैं। और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ही कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को सरकार के आने वाले 100 दिनों के लिए रूपरेखा तैयार करने को कहा है। चुनावी बिगुल का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी ने रविवार को कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम निर्देश मंत्रियों और सचिवों को दिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों, उनके मंत्रालयों के सचिवों और अधिकारियों से आने वाली नई सरकार के पहले 100 दिनों के लिए प्लान तैयार करने को कहा है। इसके साथ पीएम ने सचिवों के साथ मुलाकात में अगले 5 साल के लिए एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा करने को कहा है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पालनाडु की रैली में कहा कि एनडीए क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय प्रगति दोनों को साथ लेकर चलता है। कांग्रेस का केवल एक ही एजेंडा है, अपने गठबंधन के सहयोगियों का इस्तेमाल करो और फेंक दो। इस रैली में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मंच पर मौजूद रहे। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आप देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस केरला में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। और वहीं पालनाडु में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लगातार एनडीए की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है और यह भी कहा कि विकसित भारत और विकसित आंध्र प्रदेश के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तब एनडीए 400 पार रहेगा। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। और नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय होस बोले, फिर से
सर कार्यवाह चुने गए। होसबोले 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। उन्होंने अल्पसंख्यकवाद पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। वैसे अल्पसंख्यक एक कॉन्सेप्ट ही जो अपने देश के संविधान में है, उसके बारे में भी पुनर्विचार अपने को सबको करना चाहिए, क्योंकि यह अल्पसंख्यक कहने से देश में कुछ अलग अलग होते तो फिर देश किसका है? सबका है ना। तो इसलिए सभी है, लेकिन अल्पसंख्यक कहने के पद्धति या वो विचार चल पड़ा है दशकों से। इसलिए रूढ़ार्थ में जो हिंदू हैं, हिंदू कोडविद से जो हिंदू मानते हैं, वो सभी का संगठन संघ करता ही है। अल्पसंख्यक कहने पर मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय भारत में सामान्यतः उनका अल्पसंख्यक माना है। तो मैंने जैसे बताया आपके प्रश्न के उत्तर में, उनके साथ भी पूजनीय गुरुजी गोलवालकर के समय से लेकर सभी पूजनीय सरसंघ चालक ने संवाद रखने का प्रयत्न किया है और अपने संघ के कार्य में भी बहुत सारे लोग स्वयंसेवक के नाते भी इन समुदायों से हैं। और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने काशी और मथुरा को लेकर पत्रकारों के सवालों पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। काशी मथुरा के संदर्भ में देखिए, हिंदू समाज की मांग है कि नहीं, धर्माचार्यों ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को रखा है पहले से। तो हर विषय के आंदोलन एक ही प्रकार नहीं होता, हर बीमारी के लिए दवा एक ही प्रकार नहीं होती, दवा भी बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है, समस्या के हिसाब से आंदोलन के प्रकार अलग होते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन की जो करना था वो हर चीज़ के लिए करना ही चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है, शायद उसके मार्ग अलग है। अभी कोर्ट में मामला है, होने दीजिए, कोर्ट में मामला है तो एक वातावरण जो भी बना है उसके हिसाब से होगा। ये अंततः न्यायालय में होना ही है, जो राम जन्मभूमि का हुआ तो न्यायालय देख ही रहा है, तो न्यायालय तो सुलझ गया है, तो आंदोलन करने उस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा कहना इतना ही है, हर समस्या का एक ही प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता नहीं होती। और चलिए अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में रैली और रोड शो करेंगे। आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शाम के समय रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। कोर्ट से मिली इजाजत, राज्य सरकार ने नहीं दी थी मंजूरी। कल तमिलनाडु और केरल के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। केरल के पलक्कड़ में रोड शो और तमिलनाडु के सालेम में करेंगे रैली। पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से नई सरकार के पहले 100 दिनों की रूपरेखा को तैयार करने के लिए कहा, सोर्सेस के हवाले से खबर। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में एनडीए की रैली में बोले पीएम मोदी, देश कह रहा है 4 जून को 400 पार होगी एनडीए। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने कहा, तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले होंगे, गरीबों का कल्याण एनडीए का मुख्य एजेंडा। डल झील के किनारे फॉर्मूला 4 कार शो का आयोजन किया गया, पीएम मोदी ने तारीफ की। आज दिल्ली में यूपी बीजेपी और पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। पार्टी मुख्यालय या फिर जेपी नड्डा के आवास पर हो सकती है बैठक। दिल्ली में बीजेपी के कुछ अन्य राज्यों के भी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें बचे हुए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। आज दिल्ली में महागठबंधन की बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मंथन होगा। दिल्ली में महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव, मनोज झा, अखिलेश सिंह मौजूद रहेंगे। लेफ्ट के नेता भी इसमें शामिल होंगे। बिहार में एनडीए सीट शेयरिंग पर सहमति बनने की खबरें, जल्द हो सकता है ऐलान। बिहार में सीट बंटवारे पर बोले राज्य मंत्री संतोष कुमार, सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है, 24 से 48 घंटे में हो सकती है घोषणा। आज दिल्ली आ रहे सीएम नीतीश कुमार 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर कर सकते हैं चर्चा। बिहार की 40 सीटों में से जेडीयू को 16 और बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती है, एलजेपी को 4, हमको 1 मिल सकती है, सोर्सेस के हवाले से खबर। एनडीए गठबंधन के तहत उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस को 1-1 सीट मिल सकती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप, बीपीएससी पेपर लीक मामले में बीजेपी शामिल। पेपर लीक मामले में तेजस्वी के आरोपों पर भड़के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा तेजस्वी का दिमाग खराब हो गया है, हर चीज की जांच की जा रही है। आरएसएस के सरकारवाहक फिर चुने गए दत्तात्रेय होसबाले, वो 2021 से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यूसीसी पर बोले दत्तात्रेय होसबाले, कहा कि यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए।
दत्तात्रेय होसवाले ने कहा, संदेश खाली जैसी घटनाएं आक्रोश पैदा करती है। काशी मथुरा हिंदू समाज की मांग है। संदेश खाली महिला उत्पीड़न की खबरों पर आरएसएस की रिपोर्ट में जताई गई चिंता। रूस में कायम रहेगी व्लादिमीर पुतिन की सरकार। 88% वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने दर्ज की है जीत। राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर पुतिन ने जनता को धन्यवाद दिया। कहा, देश के डिफेंस पावर को मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में रूसी जनता ने किया भारी मतदान। पुतिन ने कहा, जनता ने देश के विकास के लिए वोट दिया। मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली में बोले राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन देश की रक्षा कर रहा। मोदी मुझसे डरते हैं, मुझे दबा भी नहीं सकते। राहुल ने कहा, ईवीएम के बिना मोदी चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव आयोग से मशीन दिखाने को कहा तो वो राजी नहीं हुआ। राहुल ने कहा कि विपक्ष के लोग डरकर बीजेपी में जा रहे हैं। पीएम को घेरते हुए कहा कि राजा की आत्मा सीबीआई और आईटी में बसती है। चुनावी व्यस्तता के चलते राहुल की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो पाए अखिलेश यादव। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताई बचा। मुंबई में इंडिया की रैली में बोले फारूक अब्दुल्ला, इंडिया की गठबंधन की सरकार आई तो ईवीएम हट जाएगी, इलेक्शन कमीशन भी आजाद हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की रैली में बोले सौरभ भारद्वाज, हम साथ हैं, जेल जाने से नहीं डरते, हम ईवीएम को हटाएंगे। मुंबई की रैली में बोले तेजस्वी यादव, चुनी हुई सरकार को ईडी सीबीआई की मदद से तोड़ा जा रहा है, नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हिंद महासागर में आज से भारतीय सेना का सशस्त्र सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 27 मार्च तक चलेगी वॉर ड्रिल। अरब सागर में भारतीय नौसेना और वायुसेना के पराक्रम का वीडियो आया सामने। लुटेरों को सरेंडर के लिए किया था मजबूर। अरब सागर में बुल्गारिया की कंपनी के मालवाहक जहाज और उसके क्रू मेंबर को सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने बना लिया था बंधक। कल इंडिया गठबंधन ने भी मुंबई की शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल की न्याय यात्रा में मौजूद रहे बड़े विपक्षी नेता। इलेक्टोरल बॉन्ड पर राज्य सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसबीआई द्वारा चुनाव आयोग को दी गई जानकारी में बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर नहीं थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट सुना सकता है फैसला। सत्येंद्र जैन की कोर्ट में दलील, जांच एजेंसियां आयकर मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बदलने की कोशिश कर रही हैं। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राजनीतिक दलों के फैसले पर नजर। हिमाचल में स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। स्पीकर ने 6 विधायकों को ठहराया था अयोग्य। सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी का डबल एक्शन, एक साथ 2 समन भेजे गए। ईडी दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग मामले में कर रही है जांच। केजरीवाल के अलावा मंत्री आतिशी को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया। ईडी समन पर बोली आतिशी, फर्जी केस में भेजा गया समन, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। दिल्ली शराब घोटाले में भी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नवा समन भेजा है। सीएम को 21 मार्च को पेश होने को कहा। ईडी के नोटिस पर पेश नहीं होने के मामले में केजरीवाल को 2 दिन पहले ही कोर्ट से जमानत मिली। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने कहा केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि वो ईडी के हर सवाल का जवाब दे। राज्यसभा सांसद के तौर पर राप सांसद संजय सिंह कल शपथ लेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को इजाजत मिली। अलेक्सी नवेल्नी की पत्नी यूलिया नवलनाया ने नवेल्नी के समर्थकों को शुक्रिया कहा। पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। रूस का दावा, यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले किया। हमलों में 2 नागरिकों की मौत। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में इजरायली जवान की मौत हो गई। आईडीएफ ने इस बात को कंफर्म किया। सीए पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बयान, बिहार में सीए लागू नहीं होगा। महादेव ऐप घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल आरोपी। घोटाले में दर्ज की गई एफआईआर में भूपेश बघेल का भी नाम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, महादेव ऐप मामले में मेरे खिलाफ एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। भूपेश बघेल ने कहा, मुझे जानबूझकर दबाव में फंसाया गया है। बीजेपी को चुनाव में हार की आशंका है। अरुणाचल सिक्किम विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान। सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा, अरुणाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 जून को आएंगे। पहले वोटों की गिनती 4 जून को होनी थी। कपिल सिब्बल का आरोप, सरकार के इशारे पर काम करता है चुनाव आयोग। सिब्बल ने हाल ही में चुने गए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठाए। कहा, समिति में सीजीआई क्यों शामिल नहीं थे। करनाल में कश्यप सम्मेलन में बोले भूपेंद्र हुड्डा, सरकार में कश्यप समाज को पूरा प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया। कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजा। सांप के जहर से जुड़े केस में नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया था। एल्विश यादव पर पार्टियों में सांपों के जहर के इस्तेमाल का आरोप लगा है। पुलिस ने पिछले साल इस केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। बेंगलुरु में जीता पहला प्रीमियर लीग का खिताब। फाइनल में बेंगलुरु ने दिल्ली को 8 विकेट से हराया। दिल्ली कैपिटल्स को हराकर बेंगलुरु ने जीता महिला प्रीमियर लीग। सीएम सिद्धरमैया ने दी बधाई। बेंगलुरु में पानी संकट पर आज हाई लेवल बैठा गया। सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मौजूद रहेंगे। कोलकाता में देर रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई। 2 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी। हालत गंभीर, हमलावरों की
तलाश जारी है। यूपी के अंबेडकर नगर में दो भाइयों ने कार को मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर बना दिया। पुलिस ने कार को जब्त किया। शादी में दुल्हन ले जाने के लिए कार को मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर बनाया। पुलिस ने दर्ज किया है केस। मथुरा में लड्डू होली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने खेली लड्डू होली। सामने आया ड्रोन वीडियो। लखनऊ में शुरू हुआ होली का जश्न। महिला संगठनों की ओर से कई जगह होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाब के होशियारपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला हो गया। पुलिस कर्मियों की मौत की खबर भी आ रही है। पंजाब के जालंधर में भी पुलिस की छापेमारी। कई होटल्स पर डाली गई रेड। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जबलपुर में जगह जगह लगाए गए होर्डिंग्स को प्रशासन ने हटवाया। रशियन फोर्स पर यूक्रेन की बारूदी बौछार। यूक्रेनी एयरफोर्स ने एक साथ कई जगहों पर हमले किए। बेल्गोरोड पर दागी गई मिसाइलें। कई मिसाइलों को हवा में तबाह करने का रूस का दावा। डोनेट्स्क के मारिंका में एक और रूसी हमले को नाकाम करने का यूक्रेनी दावा। यूक्रेन की 7वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने किया भीषण अटैक। हमले में रूसी टैंक तबाह। यूक्रेन की सेना का यूराल बेस पर हमला। सबमरीन और कैमिकाजी ट्रक पर किया अटैक। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी की टक्कर। हादसे में कई यात्री हुए घायल। हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी की पूछताछ। आज अवैध खनन मामले में होंगे सवाल। जम्मू के उधमपुर में बलांद गांव में 2 तेंदुए पकड़े गए। कई दिनों से फैली दहशत का हुआ। यूपी के आगरा से पुलिस मुठभेड़ के दौरान 15,000 का इनामी गिरफ्तार। कई गंभीर मामलों में पुलिस को तलाश थी। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू। चेन्नई में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। हैदराबाद में चोरों से दहशत। हफीजपेट में एक निजी स्कूल पर हमला कर 7.85 लाख रुपए लूटे। हिसार की जाट धर्मशाला में रंजीत सिंह चौटाला ने की शिरकत। बोले इस बार प्रधानमंत्री मोदी की आंधी बीजेपी को वोट दें। यूपी के बरसाना में लड्डू मार होली समारोह के दौरान भगदड़ पर बोले एसएसपी मथुरा। होली का जश्न चल रहा है, भगदड़ की अफवाहों पर ध्यान न दें। क्यूबा में सरकार के खिलाफ बगावत। बिगड़े आर्थिक हालात को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। यूक्रेन के जंगी मैदान से सामने आया हमले का नया वीडियो। यूक्रेन रूस के बीच जारी आर पार की जंग। और चलिए वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। और आज की पहली वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं आइसलैंड से, जहां पर चौथी बार फटा है ज्वालामुखी। 100 दिन से भी कम वक्त में ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बहता हुआ नजर आ रहा है आग का दरिया। लावा आप देखिए किस तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है आइसलैंड के इस ज्वालामुखी से। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं आइसलैंड की। और बड़ी बात यह है कि 100 दिन के भीतर यानी करीब 3 महीने में ये दूसरी बार ऐसा है जब ये ज्वालामुखी फटा है और चौथी बार ज्वालामुखी विस्फोट ये हुआ है। और इसके बाद किस तरह चारों तरफ आपको आग का दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है। लावा ही लावा चारों तरफ नजर आ रहा है जो ज्वालामुखी से लगातार बाहर निकल रहा है। और देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने है मैक्सिको से, जहां पर पशुओं के अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। पशुओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे। तो पशुओं पर अत्याचार रोकने की मांग। और ये तस्वीरें मैक्सिको की, जहां पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और पशुओं के अधिकार और उनके खिलाफ अत्याचार को रोकने की मांग कर रहे थे। पशुओं का मुखौटा लगाकर ये देखिए प्रदर्शनकारी आपको नजर भी आ रहे हैं। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, रूस में मनाया गया मालसेनित्सा उत्सव। 22 मीटर ऊंचे ब्लैक माउंटेन को जलाया गया है। ब्लैक माउंटेन से उठती दिखी आग की लपटें। और आज की अगली वीडियो ब्रेकिंग, लीबियाई तट रक्षक फोर्स ने समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन किया। कैमरे पर समुद्र में 146 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कैद हुआ। तस्वीरों में बोट पर सवार लीबियाई फोर्स ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही।
और अगली वीडियो ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं अरब सागर की तस्वीरें, जहां पर भारतीय नौसेना और वायुसेना का पराक्रम देखने को मिला है। एक और ये वीडियो सामने आया है, भारतीय सेना के ऑपरेशन का नया वीडियो है। सोमालिया के समुद्री डाकुओं से शिप को कैसे आजाद करवाया गया, यह उसका एक और ताजा वीडियो। बुल्गारिया की कंपनी के मालवाहक जहाज को भारतीय सेना ने 40 घंटे लंबे चले ऑपरेशन के बाद चंगुल से छुड़ाया था सोमालियाई लुटेरों के। और सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, स्पेन में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। यूरोपीय संघ की नीतियों का किया विरोध, मैड्रिड में निकाला ट्रैक्टर मार्च। तो मैड्रिड में किसानों का मार्च, ये तस्वीरें मैड्रिड से, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, कोलकाता में 5 मंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल हुए हैं। कोलकाता में इमारत गिरने का टॉप एंगल वीडियो भी सामने आया। हादसे की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। आज की 9वीं वीडियो ब्रेकिंग, कार मॉडिफाई कर हेलीकॉप्टर बनाना पड़ा महंगा। अंबेडकर नगर में पुलिस एक्शन, सीज की गई कार। 2 भाइयों ने चॉपर से दुल्हन लाने की इच्छा के लिए कार को मॉडिफाई किया था। आज की 10वीं वीडियो ब्रेकिंग, मथुरा के बरसाना में 20 क्विंटल लड्डुओं की होली समारोह। लाडली मंदिर में श्रद्धालुओं ने जमकर लट्टू मार होली खेली। 5 लाख भक्तों ने जमकर उड़ाया गुलाल। अभी आज की 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, ओडिशा के मयूरभंज में अफीम की फसल नष्ट। अवैध रूप से उगाई गई अफीम को जलाया गया। करीब 13 करोड़ रुपए की अफीम को जलाया गया। और देखिए अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने उतरी, गाजा पट्टी में आईडीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। सुरंगों का बड़ा नेटवर्क किया गया तहस नहस। आईडीएफ का दावा, 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह किया गया। देखिए गाजा में भीषण विस्फोट और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। युद्ध विराम का इंतजार कर रहे हैं लोग। हमास ने मध्यस्थों को 3 चरण की योजना का नया प्रस्ताव मिला है। नए सिरे से बात के लिए कतर जा रहे हैं इजरायली वार्ताकार। और आज की 15वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, दक्षिणी लेबनान में इजरायल का भीषण हमला। जबाल प्लाट इलाके में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह किया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने दक्षिण लेबनान की है, जहां पर इजरायल की आईडीएफ की तरफ से बड़ा हमला किया गया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। जबाल ब्लाट इलाका है ये, जहां की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हिजबुल्लाह जो कि लगातार आईडीएफ को निशाना बना रहा है, उस हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह किया गया। ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। और आज की 16वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, दक्षिण लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। अल ख्याम में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्चर तबाह हुआ। और आज की 17वीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। इजरायल के तेल अवीव में सड़क पर जाम किया प्रदर्शनकारियों ने। बंधकों के रिश्तेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। 5 महीने से हमास की कैद में है ये बंधक। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन का इज़्योम शहर पूरी तरह से तबाह। ज्यादातर लोग दूसरे शहर में विस्थापित हो गए हैं। रूस ने इज़्योम पर बरसाई थी कई मिसाइलें। Это все, что осталось у нас.
और 19वीं वीडियो ब्रेकिंग आज की आपको दिखाते हैं। रूस की स्विजान ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट, रूस के तीसरे सबसे बड़े ऑयल प्लांट पर हमला, रूस के रोसनेफ्ट प्लांट पर भी ड्रोन अटैक, समारा के गवर्नर ने की हमले की पुष्टि, रूसी रिफाइनरी प्लांट पर लगातार हमले। आज की 20वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, रूस के एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, किलर ड्रोन के हमले में रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर नष्ट, फिदाइन ड्रोन अटैक से रूस का हेलीकॉप्टर हुआ धुआं। आज की 21वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने किया हमला, यूक्रेनी सैनिकों ने नोवो मिखाइलीव का क्षेत्र में रूसी हमला नाकाम किया। आज की 22वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेनी सेना का रूस पर विध्वंसक हमला, रूसी पोस्ट को ग्रेनेड अटैक से उड़ाया, रशियन पोजीशन पर किया पिन पॉइंट अटैक। आज की 23वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन के वेपन डिपो पर रूसी सेना की स्ट्राइक, रूसी सेना की गोलीबारी से वेपन डिपो ध्वस्त, विदेशी हथियारों का गोदाम तबाह, यूक्रेन को युद्ध में लगा बड़ा झटका। आज की 24वीं वीडियो ब्रेकिंग, कब्जाधारी चीन का समुद्र में युद्धाभ्यास, PLA नेवी कर रही है वॉर एक्सरसाइज, ईस्टर्न थिएटर कमान के सैनिकों का युद्धाभ्यास, इस वॉर ड्रिल में कई वॉरशिप और फ्रिगेट शामिल।